महानतम व्यक्ति भी इतिहास के, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे रहीम जी। या वही रहीम जी जिनके आप दोहे पढ़कर बड़े हुए होंगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। वो प्रेम की बातें करने वाला यकीनन बहुत अच्छा योद्धा था। शेरपुर वाले स्थान पर आकर बैठे हुए थे रहीम जी। प्रताप के प्रति, थोड़ा मेवाड़ के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी था। इन दिनों वो मेवाड़ पर हमले नहीं कर रहे थे, मुगलों की सेना चुपचाप बैठी हुई थी। प्रताप उन दिनों गोगुंदा में थे। अब्दुल रहीम का ध्यान विचलित करने के लिए प्रताप के पुत्र अमर सिंह दिवेर युद्ध से भी 2 साल पहले, हल्दीघाटी युद्ध के 4 साल बाद शेरपुर पर अचानक हमला करते हैं। अब्दुल रहीम बाहर गए हुए थे, शेरपुर में उनकी बेगमें तथा बच्चे थे। अमर सिंह उन सबको गिरफ्तार करके लेके आ जाते हैं। राणा प्रताप को जब ये बात पता चली, राणा प्रताप ने उन महिलाओं को जाकर दिलासा दी। उन महिलाओं को जाकर कहा कि तुम सब मेरी बहन बेटी के समान हो, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रकार से युद्ध के मैदान में बहन बेटियों को बीच में लेकर नहीं आएंगे। उन्होंने अमर सिंह को इस बात के लिए फटकारा तथा अमर सिंह को कहा कि इन बहन बेटियों को वापस रहीम जी के पास सौंप के आओ। ये बताती है बात कि वो कितने नैतिक चरित्रवान थे। उस मध्यकालीन युद्धकालीन परिस्थितियों में कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने इस प्रकार से दुश्मन की बहु बेटियों को उठाकर प्रबंधक बना लिया होगा दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए। इवन दूसरे वाली साइड, मुगलों वाली साइड तो यहां तक थी कि महिलाओं को पकड़कर बलात्कार करके फेंक दी जाती या दिल्ली ले जाकर बेच दी जाती। उस समय में एक राजा दुश्मन की बहन बेटियों के साथ भी अपनी बहन बेटियों जैसा बर्ताव करता है। कालांतर में हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज ठीक ऐसा ही दक्षिण भारत के अंदर करते हैं। तब हमें लगता है कि वो सुसोदिया खून दोनों तरफ एक जैसा उबाल मार रहा था। कहते हैं रहीम जी के पास में जब वो बेग में वापस गई, उधर रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए और रहीम जी ने कहा था कि वाह राणा प्रताप, दुश्मन मिले तो भी ऐसा मिले जो दुश्मन की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटियां मानता हो। राणा प्रताप ने भिजवाया था समाचार उनको कि मैं युद्ध के मैदान में इस प्रकार महिलाओं को बीच में नहीं लाना चाहूंगा। चौड़ी छाती करके मर्दों की तरह युद्ध में आना पसंद करेंगे हम। कहते हैं रहीम जी उस दिन, धर रसी रसी दर अमर खप जासी खुरसान, अमर बिसंबर उपरान नेचो रखो रान। हे राणा प्रताप, मैं नहीं जानता ये धरती कब तक रहेगी, ये धर्म कब तक रहेंगे, ये मुगलिया सल्तनत, ये खुरासान वालों का राज्य कब खत्म हो जाएगा, इस बारे में नहीं पता। पर हे राणा प्रताप, मैं जानता हूं कि तुम युगों युगों तक, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, इस धरती पर याद किए जाओगे। ये प्रताप की महानता है कि उसके दुश्मन को उसके बारे में दोहा बोलना पड़ गया था, उस दुश्मन को उसके अमरता की तारीफ करनी पड़ गई थी। ये राणा प्रताप है। उन्हें हल्दीघाटी युद्ध से बाहर निकालने की आवश्यकता, उनके नैतिक गुणों को बताने की आवश्यकता है। इस वजह से लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना की प्रासंगिकता तब है जब वो घटना होने के बाद भी और याद की जाए। मैं अक्सर मेरी क्लासों में बताता रहता हूं कि मुझे कभी नहीं लगता कि भारत में किसी व्यक्ति के मन में यह आता होगा कि चलो यार तराइन देख के आते हैं, जहां पर भारत के 3 बड़े बड़े युद्ध लड़े गए थे और जहां पर भारत के भाग्य का फैसला बदल गया था। या कभी कोई व्यक्ति ये कहता मैंने कभी नहीं सुना कि पानीपत में 3 बड़े युद्ध हुए थे, इसलिए पानीपत तो देखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला हर पर्यटक हल्दीघाटी आकर जाता है, उस मिट्टी को अपने साथ में लेकर जाता है। हल्दीघाटी आज भी यदि लोगों को इस प्रकार आकर्षित करती है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि 18 जून 1576 को उन 3 घंटों के दौरान वहां पर कुछ विचित्र घटनाएं घटित हुई थी, जिनसे लोग आज भी अपना नाता नहीं तोड़ पा रहे हैं। राणा प्रताप किस कदर बाद में लोकप्रिय रहे होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में राष्ट्रवाद की लहर बंगाल से शुरू हुई थी। बंगाल में राष्ट्रवाद की लहर का कारण यह था कि अंग्रेजों का सबसे पहले कब्जा बंगाल में हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा वहां पर आई थी। उन्हीं दिनों वहां पर जेम्स टोड की पुस्तक पहुंची थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थानी संस्कृति को महान उद्गाता जेम्स टोड, जिसकी कहानियों ने राजस्थान के वीरता को दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचा दिया था। ये कहानियां जब बंगाल में पहुंची तो बंगाल के लोगों को लगा कि जब मेवाड़ के लोग सीमित संसाधनों के बावजूद मुगलिया सल्तनत के खिलाफ लड़ सकते हैं तो हम अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते। अंग्रेजों के खिलाफ भारत के राष्ट्रवाद का पूरा श्रेय मेवाड़ को दिया जाना चाहिए। मैं पहले भी कई स्पेस में ये बोल चुका हूं कि मुझे घोर आश्चर्य होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के एक व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर ने मेवाड़ के ऐसे कैरेक्टर पर पूरी बुक लिख दी जिनके बारे में हम जानते नहीं। आज जब मैं प्रताप के बारे में और अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला कि साउथ इंडिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसके बारे में प्रताप पर 5 बुक नहीं लिखी गई। 5 से अधिक बुक मिलेगी। बांग्ला का तो साहित्य भरा पड़ा है। अवनिंद्रनाथ क्यों, ज्योतिंद्रनाथ ने राणा प्रताप पर बाकायदा बुक लिखी है। राणा प्रताप 1895 में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक शिवाजी महोत्सव मनाते हैं, पर शिवाजी की फोटो के साथ में राणा प्रताप की फोटो रखी जाती है। महाराष्ट्र आज दिन तक नारे लगा रहा है, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की।
ऐसा क्या है कि 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से एक समाचार पत्र निकालते हैं, उसका नाम प्रताप है। 1915 में उड़ीसा के बालासोर नाम की जगह पर बागा जतीन नाम के क्रांतिकारी अंग्रेजों से मुठभेड़ में लड़ते हुए शहीद होते हैं। और बांग्ला साहित्य के महानतम कवियों में से एक काजी नजरुल इस्लाम कहते हैं कि जिस जगह बागा जतीन शहीद हुए हैं वो भारत की नई हल्दी घाटी है। स्वतंत्रता का पूरा संघर्ष प्रताप को याद करते बीता है। आज की राजनीतिक घटनाएं कितनी भी किसी भी तरफ विचारधाराएं प्रताप को किसी भी कोने में ले जाकर खड़ा करती हो, लेकिन 47 से पहले का इतिहास आप देखोगे अंग्रेजों के खिलाफ तो राणा प्रताप ही वह व्यक्ति है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, बंगाल के क्रांतिकारियों, बाल गंगाधर तिलक, उससे पहले महाराज शिवाजी, इन सब के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। मुझे एक और बात पर हमेशा बड़ी दुविधा रहती है, जब अक्सर लोग कहते हैं कि प्रताप की आर्थिक स्थितियां बहुत खराब थी और उनके पास में कुछ भी नहीं बचा था, तब मुझे वापस लगता है कि इनको यार थोड़ा ढंग से पढ़ना चाहिए। कुंभलगढ़ से लेकर ऋषभदत्त तक 90 मील का क्षेत्र और देवारी से लेकर सिरोही तक का 70 मील तक का चौड़ा क्षेत्र, 56 और बांसी से लेकर दरियावद का पूरा इलाका प्रताप के पास में था। और घास की रोटियों जैसी बात ही नहीं हो सकती। एक घटना की तरफ मैं और इशारा करना चाहूंगा। अक्सर कहा जाता है कि वह भामाशाह ने प्रताप को अपनी संपत्ति लाकर दी थी। याद रखें आप, भामाशाह के पिता भारमल ही प्रताप के टाइम में मेवाड़ आ गए थे। वो मेवाड़ के खजानची हुआ करते थे। उनके पास जो खजाना था वो मेवाड़ का खजाना था। यकीनन उसके अंदर भामाशाह और उनके भाई ताराचंद की खुद की निजी संपत्ति भी शामिल थी। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। भामाशाह और ताराचंद जब तक सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक याद किए जाने चाहिए। आप तो ताराचंद को जानते भी नहीं होंगे। मैं इतिहास का विद्यार्थियों बता रहा हूं कि भामाशाह का भाई ताराचंद भी उतने ही बड़े दानवीर थे और उनको भी ऐसा ही याद किया जाना चाहिए। उतने ही बड़े योद्धा और हुए थे दोनों। लेकिन वो अधिकतर संपत्ति जो थी वो मेवाड़ की संपत्ति हुआ करती थी। जो भामाशाह कितने ईमानदार व्यक्ति रहे होंगे कि उन संकट के क्षणों में जब सारे इधर उधर तितर बितर थे, उन्होंने सारी संपत्ति लाकर प्रताप को दी थी। वो 25 लाख रुपए नगद और 20 लाख रुपए का सोना था, जिसे प्रताप 25,000 की सेना को 12 वर्षों तक अब रख सकते थे। क्योंकि भामाशाह का बात का एक वर्णन हमें और मिलता है कि भामाशाह मृत्यु से ठीक एक दिन पहले अपनी पत्नी को कहते हैं कि एक बही देकर जा रहा हूं, इसमें मेवाड़ का हिसाब है। राणा जी के संकट के क्षणों में राणा जी के पास में हिसाब पहुंचा देना उस व्यक्ति की ईमानदारी को और बताता है। ताराचंद भामाशाह के छोटे भाई थे, जिनके अनुरोध पर सादड़ी में हेमरतन सूरी ने गोरा बादल पद्मिनी चौपई नामक पुस्तक लिखी थी। पद्मावत मूवी आई थी, तब खूब सारे लोगों ने कहा था कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के उपन्यास पर आधारित है, वरना पद्मिनी जैसी कोई घटना हुई नहीं, इस प्रकार की कोई रानी नहीं थी। उन लोगों को पढ़ लेनी चाहिए हेमरतन सूरी की गोरा बादल पद्मिनी चौपई। उस समय वो भी लिखी गई है, इसलिए पद्मिनी मिथक नहीं है, वो इतिहास है, वो सत्य है। तोते जैसी कहानियों से आप उसको मिथक बनाने की कोशिश करते हैं, पर उस समय भी मलिक मोहम्मद जायसी ने, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग इस बारे में लिखकर चले गए थे। प्रताप को अक्सर इस युद्धों से बाहर निकालने के लिए मैं हमेशा एक बात और कहता हूं कि कभी उनके कलात्मक स्वरूप की तरफ तो ध्यान दिया जाए। जब आमेर वाले उन पर लगातार अटैक हो रहे थे, आमेर वाले ज्यादा सेनापति बन के आ रहे थे, प्रताप आमेर पर आक्रमण करते हैं, मालपुरा पर कब्जा करते हैं। मालपुरा का झालरा का तालाब और नीलकंठ महादेव का मंदिर आज भी प्रताप का साक्षी है, जिसका निर्माण प्रताप ने करवाया था। शांति काल में बनी हुई उनकी चावंड की राजधानी के महल, चामुंडा माता का मंदिर और वहां की बावड़ियां, जावर माता के मंदिर का पुनर्निर्माण, ये सब बताता है कि प्रताप ने कलात्मक गतिविधियों में भी कोई कमी नहीं रखी थी। भारत की सबसे अच्छी चित्रकला राजस्थान है, राजस्थान की सबसे अच्छी चित्रकला मेवाड़ है, मेवाड़ की चित्रकला की शुरुआत चावंड से होती है और चावंड की चित्रकला की शुरुआत प्रताप के समय में भी है। प्रताप भारत की महानतम चित्रकला को शुरू करने वाले हैं और उनका मुख्य चित्रकार नासिरुद्दीन था। मुझे लगता है यार इन घाटी वाला षड्यंत्र इसी वजह से रचा है कि प्रताप की कला संस्कृति वाले पक्ष को लाया नहीं जाए। क्योंकि यदि हल्दी घाटी से प्रताप को बाहर निकालोगे तो आपको कहना पड़ेगा कि प्रताप कला संस्कृति के संरक्षक थे, और ये बताओगे तो बताना पड़ेगा कि मेवाड़ की चित्रकला उनके समय में शुरू हुई, ये बताओगे तो ये भी बताना पड़ेगा कि नासिरुद्दीन उनका मुख्य चित्रकार था। और अगली लाइन आपको जबरदस्ती लिखनी पड़ेगी कि सिद्ध करता है कि प्रताप धर्मनिरपेक्ष थे। पर चूंकि इतिहासकारों को धर्मनिरपेक्षता एक ही पक्ष की सिद्ध करनी थी, क्या विडंबना रही है भारत की कि यूपीएससी में सवाल पूछा गया कि अकबर बादशाह भारत को एक करना चाहता था, राणा प्रताप गद्दार था जो उसके अंदर रोड़ा बना हुआ था। उसके बावजूद देखिए कि 70 साल के तमाम कथित तथा कथित षड्यंत्रों के बावजूद प्रताप को यदि जनता के दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति इतिहास का मोहताज नहीं है।
उस व्यक्ति के ऐसे कार्य रहे हैं कि युगों युगों तक उस व्यक्ति को बिना इतिहास के भी याद किया जाएगा। कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध से ठीक एक दिन पहले मान सिंह जी शिकार करने के लिए अपने गिने चुने सैनिकों के साथ गए थे। लोगों ने कहा प्रताप को कि मान सिंह अकेले आज इन पर आक्रमण करके मार लिया जाए। प्रताप कहते क्षत्रिय का धर्म नहीं है, अकेले पर क्या वार करना, करेंगे, युद्ध के मैदान में ढंग से लड़े। एक बात की तरफ और इशारा करना चाहूंगा। प्रताप के दरबार में एक लेखक हुए थे चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र की 3 किताबें हैं, राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा। मैं इसमें एक किताब का वर्णन करना चाहूंगा, विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ नाम की जो किताब है ये एग्रीकल्चर साइंस की बुक है। वास्तुकला और एग्रीकल्चर साइंस के बारे में बताती है कि बावड़ियों वगैरह का निर्माण कैसे करवाया गया, खेती कैसे की जानी चाहिए, और खेती में भी स्पेशली हॉर्टिकल्चर। ऐसा कहा जाता है कि ये बुक प्रताप के कहने पर चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखी गई थी। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा, हैरानी होती है कि वह व्यक्ति जो इतिहास के महानतम योद्धा के रूप में याद किया जाता है, इन बातों की कितनी सटीक, गूढ़ और गहरी जानकारियां रखता था कि कौन से फल कब उगाए जाने चाहिए, कौन सी फसल कब उगाई जानी चाहिए, उन्हें कौन सी ऋतु के अंदर पानी दिया जाना चाहिए, उनकी कब कटाई की जानी चाहिए, उनमें कौन से कीट लग सकते हैं, उनमें कौन सी दवाई दी जानी चाहिए। विश्व वल्लभ नाम की वो किताब प्रताप के एक अलग पहलू की तरफ इशारा कर जाती है। प्रताप द्वारा उन दिनों खूब सारी बावड़ियों का निर्माण करवाया गया, क्योंकि पानी की आवश्यकता है। आप अलग अलग जगह जब राजधानियां बनाओगे, उन सभी बावड़ियों के वास्तुकला की तमाम जानकारियां उस विश्व वल्लभ में है। एक और किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा था, राज्याभिषेक। प्रताप कितने अनुशासन प्रिय रहे होंगे कि जब उनका राजतिलक हुआ था तो उस राजतिलक के अंदर उनको यह एहसास हुआ कि राज्याभिषेक के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारियां नहीं है कि कौन सी विधियों का पालन किया जाना चाहिए। अतः उन्होंने फिर चक्रपाणी मिश्र को कहकर राज्याभिषेक लिखवाई। यह किताब इतनी पॉपुलर हुई थी कि कालांतर में भारत में जहां कहीं राज्याभिषेक किए जाते थे वहां पर राणा प्रताप के समय लिखी गई चक्रपाणी मिश्र की उस पुस्तक को मंगवाया जाता था और उसके आधार पर राज्याभिषेक की विधियां तय की जाती थी। तो प्रताप न केवल वास्तुकला में, न केवल योद्धा, न केवल चित्रकला, बल्कि ये कुछ अलग बातें जिनके बारे में आज भी मतलब सिंपली किसी बंदे को मेरे से किसी दूसरे से पूछ ले कि हॉबी क्या है, तो हमारी खूब सारी हॉबी हो सकती है, पर एग्रीकल्चर साइंस जैसी बातें, आर्किटेक्चर जैसी बातों में तो हॉबी आज भी नहीं हो पा रही, पर उस समय उनकी हॉबी हुआ करती थी। प्रताप मुझे इसलिए और लगते हैं कि वो राष्ट्र पुरुष है हमारे, जैसा कि